एक आदमी बेहोशी की हालत से गुफा में जागता है। तभी वह एक अजीब सी हंसी सुनता है और डर के मारे पाता है कि उसके हाथ पर एक छोटा चेरी जैसा मुंह उग आया है। लेकिन यह सबसे भयानक बात नहीं थी। उसे गले में लगातार खराश महसूस होती है। जब वह जोर से खांसता है तो उसके मुंह से उसकी पत्नी की चेन निकलती है। यह आदमी वास्तव में क्या अनुभव कर रहा है? उसकी पत्नी कहाँ गई है? आइए देखते हैं साल की ताजा रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खोया हुआ दिमाग। मुख्य किरदार काडान बैंकॉक पुलिस का सख्त और कड़ा अधिकारी है। वह दुनिया के हर अपराध से नफरत करता है और अपराधियों को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती है कि इतनी हिंसा मत करो, चाहे कुछ भी हो, आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचो। काडान तो मुंह से हाँ बोल देता है, लेकिन मामले सुलझाने में अपनी मर्जी से काम करता है। एक बार अपराधी को पकड़ते समय उसने गलती से एक निर्दोष लड़की को गोली मार दी। जनता के गुस्से को शांत करने के लिए काडान को बॉस ने सीमावर्ती पहाड़ी गांव में ट्रांसफर कर दिया। उसकी पत्नी उससे बेहद निराश थी और कई दिनों तक एक शब्द तक नहीं बोली। असल में काडान का दिल भी भारी था। उसे अक्सर लड़की की दर्दनाक मौत के दृश्य याद आते रहते थे। नए घर में आने के बाद पत्नी ने उसे समझाया कि अब हिंसा मत करो और परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जियो। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन काडान केवल बैंकॉक वापस जाने का सपना देखता है। उसे लगता है कि अगर वह यहाँ बड़ा केस हल कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। पत्नी हंस पड़ती है। ये गांव कहाँ बड़े केसों के लिए जाना जाता है। फिर वह अचानक अपनी छोटी पेट पर चाकू रख देती है। काडान डर के मारे सन्न रह जाता है और जब होश आता है तो पता चलता है कि यह सिर्फ एक भ्रम था। उस दिन काडान को अपने सूत्र से खबर मिली कि अपराधी कुनसांग जेल से फरार हो गया है और वह ठीक उसी इलाके में छिपा हुआ है। बस जंगल के पुराने सुरंग से होकर वह सीमा पार कर मलेशिया भाग सकता है। काडान ने यह सुनते ही सोचा, यही तो मेरे लिए काबिले तारीफ मौका है। उसकी बुद्धिमान पत्नी शायद कुछ समझ गई थी और बार बार उससे विनती कर रही थी कि अब और खतरे में मत जाओ। लेकिन काडान तो पूरी तरह अडिग था। उसने ठान लिया कि वह अपराधी को पकड़कर ही रहेगा। उसने वचन दिया कि 3 दिन में वापस लौट आएगा। पत्नी अपने पति के तेज स्वभाव को जानती थी। अंततः उसे समझौता करना पड़ा। विदा होते समय उसने काडान को एक बोतल अवसाद रोधी दवा दी और बार बार याद दिलाया कि वचन का पालन करना। समय की कमी के कारण वह ऊपर से आदेशों का इंतजार नहीं कर सकती थी। काडान सीधे अपने पुराने सहयोगी अचान के पास गया और उसे बैंकॉक से भेजे गए पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया ताकि स्थानीय पुलिस से मदद ली जा सके। ये पुलिस वाले बिना किसी शक के पूरी तरह सक्रिय हो गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि अपराधी पुरानी सुरंग में छिपा है तो सभी के चेहरे पर डर साफ झलक गया। गंजे पुलिस वाले ने समझाया कि अपराधी जिस सुरंग में छिपा है वह सीधे बटो गांव के नीचे है। भले ही यह कई सालों से वीरान पड़ा हो, फिर भी स्थानीय लोगों के लिए यह एक निषिद्ध स्थान माना जाता है। काडान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जोर देकर कहा कि यह सिटी पुलिस का आदेश है। क्या आप सब अपनी नौकरी खोना चाहते हैं? स्थानीय पुलिस थोड़ी देर झिझकती रही, लेकिन अंततः वह कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी। उन्हें एक शिकारी की जरूरत थी जो मार्गदर्शक बने। सबसे उपयुक्त व्यक्ति ठीक पुलिस स्टेशन में मौजूद था। हाल ही में अवैध शिकार के आरोप में उसे हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह बट्टो गांव और आसपास के इलाके का सबसे जानकार शिकारी था। जब उसने सभी का उद्देश्य जाना तो इस पुराने शिकारी ने अजीब और डरावनी मुस्कान दिखाई। अंततः 5 पुलिसकर्मी उसके मार्गदर्शन में छोटी नाव में बटो गांव के लिए रवाना हुए। अभी मंजिल तक काफी दूरी थी। शिकारी ने रास्ते में सबको बटो गांव का इतिहास बताना शुरू किया। ये कभी दुनिया के सबसे घने वर्षावनों में से एक था। वर्षों में कई कहानियां फैली थीं, जिनमें सबसे भयानक थी बटो गांव का मानव भक्षी कबीला। वे जंगल की गुफाओं में रहते थे, दिखने में असंवर्धित बंदरों जैसे, और अक्सर गांव वालों या यात्रियों को खा जाते थे। बची हुई खोपड़ियां वे राक्षस बट्टो को चढ़ाते थे। आसपास के ग्रामीणों ने डर के मारे मिलकर बट्टो गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि कोई भी पशु नहीं बचा। गांव जला दिया गया। लेकिन राक्षस बटो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए यह स्थान आज भी स्थानीय लोगों के लिए निषिद्ध माना जाता है। जैसे जैसे अंधेरा घिरा, सभी आखिरकार वर्षावन में पहुंच गए। शिकारी ने तुरंत आगे बढ़ने की बजाय एक धूप बत्ती निकाली। जैसे ही उसने इसे जलाया, वह तुरंत बुझ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा कि जंगल लोगों के आने की अनुमति नहीं देता, बेहतर होगा कि किसी और दिन आए। काडान ने इसे अंधविश्वास माना और एक बार फिर धूप बत्ती जलाई, लेकिन यह भी अचानक बुझ गई। शिकारी की धृष्ट हंसी सुनकर काडान का गुस्सा भड़क गया। उसने पिस्तौल निकालते हुए साफ कर दिया कि किसी भी हालत में वह आगे बढ़ेगा। पुराने शिकारी की समझाइश काम नहीं आई। अंततः उसे भी मजबूरी में समझौता करना पड़ा।
उसने 5 पत्तियां उठाई और एक के ऊपर एक रख दी। कहा कि यह पांचों की तकदीर का प्रतीक है। शिकारी केवल मार्गदर्शन करेगा, काम खत्म होते ही वह तुरंत चले जाएगा। स्थानीय पुलिसकर्मी डर के मारे ठंडे पसीने में थे, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में शिकारी बार बार कहता रहा कि यह मृत्यु की सड़क है। लोहे जैसा इरादा होना चाहिए, जो भी देखो या सुनो चुप रहना होगा, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अचानक अंधेरा हो गया और सभी ने तय किया कि इसी खुली जगह पर रात बिताए। शिकारी ने सभी को लाल डोरी के भीतर खड़ा किया और सख्ती से चेतावनी दी कि किसी भी हालत में सीमा पार नहीं करनी। काफी समय बाद सोते हुए काडान अजीब आवाज सुनकर जाग गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि शिकारी और 4 पुलिसकर्मी गायब थे। काडान तुरंत पिस्तौल उठाकर सतर्क हुआ, लेकिन तभी पीछे से अपनी पत्नी की आवाज आई। आदमी ने स्वाभाविक रूप से पत्नी की ओर भागना चाहा, तभी कोई उसके टखने को पकड़ लिया। काडान झटके में होश में आया और देखा कि सभी वहीं आराम कर रहे थे। ये फिर से एक भ्रम था। अगली सुबह 6 लोग फिर से रास्ते पर निकल पड़े। पुलिसकर्मी दफांग अचानक जोर से चिल्लाया और उसने सफेद कपड़े में एक बूढ़ा आदमी देखा जो बहुत संदिग्ध लग रहा था। साथी हैरान थे और दफांग सीधे दूसरी ओर भाग गया। आचान उसका पीछा करता रहा और बाकी को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन यह सब दफांग का छल था। उसका मकसद था कि वह समूह से अलग हो जाए। वह सच में इस भयानक मिशन को जारी नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ पुराने शिकारी ने पेड़ पर चाकू से निशान काटा और तुरंत हवा में कराहें सुनाई देने लगी। सभी ने ध्यान से देखा तो पाया कि टूटे हुए पेड़ की छाल से ताजा लाल रक्त बह रहा था। पुराने शिकारी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि अब वे बटो गांव पहुंच चुके हैं और उसका मार्गदर्शन का काम पूरा हो गया। काडान और उसके साथी शिकारी के गंभीर चेहरे को देखकर असहज महसूस करने लगे। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी बीच दफांग वापस लौट रहा था कि अचानक जंगल में अजीब हंसी सुनाई दी। वह सतर्क होकर पेड़ के पास छिप गया। तभी एक स्टील की तार उसके गले पर कस गई। यह हमला फरार अपराधी कुंसांग का था। चालाक दफांग पहला शिकार बन गया। थोड़ी दूर पर अचान दफांग को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन अकेला लौटते हुए शिकारी से मिल गया। अचान ने चिंतित होकर साथी का हाल पूछा, लेकिन शिकारी चुप रहा। अचान को गुस्सा आया और वह आगे बढ़ गया। इस बीच काडान और बाकी लोग बटो गांव में पहुंच गए। ये जगह कई सालों से वीरान थी। चारों ओर लटके खोपड़ी हवा में हिल रही थीं और वातावरण डरावना और भयानक था। काडान सावधानी से आगे बढ़ते हुए अचानक महसूस करता है कि उसकी गर्दन किसी चीज से छू रही है। हाथ लगाकर देखा तो हल्की लाल छाया दिखाई दी। वह चेतावनी देने ही वाला था कि अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। असल में 3 स्थानीय पुलिसकर्मियों में से किसी ने कुंसांग के लिए पैसे लेकर उसे धोखा दिया था। खतरे के समय आचान काडान की मदद के लिए सामने आया और गोली अपने ऊपर ले ली, लेकिन वह भी गुफा में गिरकर बेहोश हो गया। जब काडान फिर से होश में आया तो सामने एक सड़क थी जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यही सीमा तक जाने वाली पुरानी सुरंग है? जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक जोर का धमाका हुआ। काडान चक्कर खा गया और जब होश आया तो पाया कि उसके हाथ में एक बड़ा खून भरा मुंह उगाया था। आदमी डर के मारे ठंडे पसीने में नहाया हुआ था। उसने बिना हिचकिचाहट के चाकू से वार किया। तीव्र दर्द ने काडान को थोड़ी हद तक होश में ला दिया। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर कोई मुंह नहीं था, केवल चाकू का घाव था। क्या यह फिर से एक भ्रम था? काडान ने तुरंत एक अवसाद रोधी गोली खाई और थोड़ी देर वहीं आराम किया। कुछ समय बाद उसने मुश्किल से खड़े होकर फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही काडान को दुखद सच का सामना करना पड़ा। यहाँ के रास्ते कई थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता था। या तो आगे का मार्ग बंद था या कोई भयानक राक्षस वहां कब्जा किए हुए था। अब तो अपराधी पकड़ने की बात छोड़ो, बाहर जीवित निकल पाना भी अनिश्चित था। इसी बीच फरार अपराधी कुंसांग अपने साथी के साथ बटो गांव पहुंच गया। जमीन पर 3 शव पड़े थे। आश्चर्य की बात यह थी कि अचान ने अपने आखिरी समय में उस दुष्ट पुलिसकर्मी को मार दिया था। कुंसांग ने अपने छोटे साथियों में से एक को पहचान लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी। वह इस जगह से बेहद परिचित था। उसने राक्षस बट्टो के मुखौटे के सामने धीरे से कुछ कहा और फिर छोटे साथी के सिर पर जबरदस्ती मुखौटा रख दिया। जैसे ही विरोध खत्म हुआ, कुंसांग ने बड़ी तलवार से उसके सिर को काट दिया। बाकी 3 मरे हुए पुलिसकर्मियों के साथ भी यही हुआ। चारों सिर शीशों पर लगे और कुंसांग अपने होंठ हिलाते हुए किसी अजीब रीति रिवाज में लिप्त दिखा। यही निर्णायक समय आया। डूये पुराना शिकारी चुपचाप कुंसांग के पीछे आया और बिना समय गवाए तलवार से हमला किया। तुरंत बाद उसने एक जोरदार लात मारी और कुंसांग को गुफा में धकेल दिया। पुराना शिकारी तनावपूर्ण होकर बाहर झांका और अंधेरे में राक्षस की गर्जना सुनाई दी। अगले ही पल काडान अपनी आंखें खोलता है। उसे याद नहीं था कि कैसे वह गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था,
पुराना शिकारी अचानक उसके सामने कूद आया। काडान चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? लेकिन पुराने शिकारी का उद्देश्य स्पष्ट था। उसने कहा कि राक्षस बट्टो को कुंसांग जगा चुका है और अब कोई भी बट्टो गांव से बाहर नहीं निकल सकता। काडान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पुराने शिकारी को मार दिया। फिर वह तेजी से जंगल की ओर भागा। इतनी भयानक और खून खराबा भरी घटना के बाद काडान केवल घर जाकर अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। लंबी दौड़ के बाद वह आखिरकार अपने घर के लिविंग रूम में पहुंच गया। अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर काडान को अजीब सा सुकून मिला। वह बस एक अच्छी नींद लेना चाहता था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। पत्नी ने अनजाने में स्क्रीन में उसकी परछाई देखी और देखा कि काडान के दांत भयानक नुकीले हो गए हैं। वह खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि काडान क्यों ऐसा है, लेकिन अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह बस जल्दी से दूर जाना चाहती थी। अचानक पूरा मुंह नुकीले दांतों वाला राक्षस उसके पीछे आ गया। घबराकर पत्नी ने जोर से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। सौभाग्य से वह सुरक्षित रही। राक्षस पीछा करता रहा और वह तेजी से गाड़ी से कूदकर भागी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह एक वीरान घर में छिप गई। राक्षस धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसने आसपास देखा और एक कैन उठाकर दूसरी दिशा में फेंक दिया। राक्षस का ध्यान हटते ही पत्नी तेजी से एक वैन में छिप गई, लेकिन भारी सांसों की आवाज उसकी जगह फिर भी उजागर कर रही थी। राक्षस जबरदस्ती वैन में कूद आया। पत्नी को पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई। उसने लोहे की छड़ी उठाई और जोर से वार किया। इसके तुरंत बाद पत्नी तेजी से बाहर भागी और अपने पैरों से गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से दबा दिया, जब तक कि अंदर का राक्षस पूरी तरह शांत नहीं हो गया। लेकिन पत्नी को तेज दौड़ के कारण बच्चे पर असर पड़ा और उसने वहीं पहले बच्चे को जन्म दिया। जब काडान फिर से होश में आया, उसने अपनी पत्नी को टूटते हुए देखा और तुरंत वचन दिया कि अब वह कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन पत्नी कांपते हुए बोली, तुम्हारे शरीर में गंदगी है। काडान की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। अगले ही पल वह फिर से घर पहुंचता है, लेकिन पत्नी कहीं नहीं दिख रही थी। अचानक उसे गले में कुछ फंसने का एहसास हुआ। जब उसने जोर से खांसा तो उसके मुंह से पत्नी की चेन निकली। काडान को पेट में अजीब हलचल महसूस हुई और बाहर निकली काली पानी में कुछ काले बाल भी थे। पानी में अपनी परछाई देखकर उसने देखा कि वह खुद राक्षस बन चुका था। तभी काडान को समझ में आया कि वह राक्षस बटो का आतंरिक शरीर बन चुका है। इसलिए पुराना शिकारी जानवर की तरह उसे बाहर जाने से रोक रहा था। काडान रसोई में दौड़ा और किचन के चाकू से राक्षस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका शरीर खुद उसकी सुनता ही नहीं था। अपने अदम्य साहस के बल पर काडान ने राक्षस से नियंत्रण के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे उसके दिमाग की यादें साफ होने लगीं। असल में अपराधी कुंसांग बटो गांव का अनाथ था। वह राक्षस बटो को पुनर्जीवित करने के लिए आया था, लेकिन उस समय केवल 4 सिर थे, इसलिए अनुष्ठान पूरी तरह सफल नहीं हुआ। जब पुराने शिकारी ने हस्तक्षेप किया, कुंसांग ने खुद को अंतिम बलि मान लिया और राक्षस को पूरी तरह जगाया। गुफा में काडान यही सबसे उपयुक्त पीड़ित था। यही कारण है कि वह गुफा से भाग सका। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण काडान अंततः हार गया। उसका शरीर और चेतना पूरी तरह राक्षस के कब्जे में चली गई। यही थी फिल्म खोया हुआ दिमाग की पूरी कहानी। अगर आप कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे।